Students, welcome to the virtual class. We are going to discuss today the topic business cycles. In this topic, we shall be discussing the meaning of business cycle, the phases of business cycle, and there is a theory by Hicks and there is a theory given by Samuelson. But in this video lecture, we will be covering only the first part, that is the meaning of business cycle, types of business cycles and phases of business cycles. सबसे पहली चीज़ है कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। आप लोगों ने तेज़ी और मंदी ये वर्ड सुने होंगे कि मार्केट में अब तेज़ी चल रही है या मार्केट में अब मंदी चल रही है। हर इकोनॉमी में, हर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में और हर मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है इस तरह के साइकिल्स आते हैं। इसी तेज़ी और मंदी को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, वो तेज़ी यानी बूम की स्थिति कहलाती है। और जब इकोनॉमी में डिमांड भी लो है, प्रोडक्शन भी लो है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी लो है, प्राइसेस भी लो हैं, उसको हम मंदी या डिप्रेशन की स्थिति कहते हैं। ये जो ट्रेड साइकिल्स, इनको ट्रेड साइकिल्स भी कहते हैं, बिजनेस साइकिल्स भी कहते हैं। एक्चुअल में ट्रेड साइकिल्स की जो फेजेस हैं वो 4 होते हैं। बूम के बाद रिसेशन होता है, रिसेशन के बाद डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के बाद रिकवरी होती है और रिकवरी के बाद फिर से बूम की स्थिति आती है। तो ये एक साइकिल है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस ये होते हैं जिनको कि हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। बिजनेस साइकिल की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी हैं। इसमें मिशेल की जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि बिजनेस साइकिल्स जो हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में और कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में आते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ये रिलेट करते हैं। और बिजनेस साइकिल्स के 4 फेजेस होते हैं जिसमें कि बूम है और रिसेशन है, देन डिप्रेशन है एंड देन रिकवरी होती है। बिजनेस साइकिल्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें सबसे पहला जो टाइप है वो मेजर साइकिल्स उसको हम कहते हैं। ये जो मेजर साइकिल हैं इनका जो ड्यूरेशन है वो 8 to 12 ईयर्स होता है। इनको सबसे पहले फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जगलर ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इनको उनके नाम पर जगलर साइकिल भी कहा जाता है। सेकंड जो है माइनर साइकिल होते हैं, इनका ड्यूरेशन 2 to 5 ईयर्स होता है। और ये जो साइकिल्स हैं माइनर साइकिल्स, इनको सबसे पहले इंग्लिश इकोनॉमिस्ट किचन ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इनको किचन के नाम से, किचन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और एक जो मेजर साइकिल है, एक मेजर साइकिल के अंदर कई माइनर साइकिल्स होते हैं। तीसरे होते हैं लॉन्ग साइकिल्स। लॉन्ग साइकिल्स वो होते हैं जिनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, 50 to 60 ईयर्स इनकी जो ड्यूरेशन है वो होती है। और इनको सबसे पहले रशियन इकोनॉमिस्ट कॉन्ड्राटिफ ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, इसलिए इनको उनके नाम से ही कॉन्ड्राटिफ साइकिल्स के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद अगली चीज़ क्या है कि ये जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं इनके जो 4 फेजेस होते हैं, उन फेजेस को हमने बहुत अच्छी तरह से समझना है कि उन फेजेस में क्या क्या फीचर्स उनके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस प्रकार की होती हैं और किस तरीके से जो है वो सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक वेरिएबल में जब चेंज होता है तो इकोनॉमी में जो है चेन ऑफ वेरिएबल्स चेंज होने लगती है। तो
फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स में सबसे पहला जो फेज हम डिस्कस करेंगे वो है बूम की स्थिति या एक्सपेंशन की स्थिति। बूम को कई नामों से जाना जाता है। बूम को प्रोस्पेरिटी भी कहते हैं, बूम को एक्सपेंशन भी कहते हैं, हिंदी में तेज़ी भी कहते हैं, इसको समृद्धि भी कहते हैं। ये वो स्टेज है, ये वो फेज़ है जिसको कि हर इकोनॉमी अटेन करना चाहती है। ये ऑब्जेक्टिव है हर इकोनॉमी का, समृद्धि को अचीव करना, बूम की स्थिति को जो है अटेन करना। इस फेज में हेक्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा जब होता है ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की इनकम ज़्यादा होगी। इनकम अगर बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इनकम सबकी बढ़ रही है, तो इनकम के बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। तो बूम की स्थिति में डिमांड भी हाई होती है। डिमांड के बढ़ने से क्या होता है, प्राइसेस भी बढ़ते हैं, ठीक है। और डिमांड के बढ़ने से और क्या होता है, आउटपुट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। आउटपुट ज़्यादा होता है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी हाई होती है, लेबर की, कैपिटल की, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा होती है तो उनके प्राइसेस भी बढ़ते हैं, यानी कि वेजेस भी बढ़ते हैं, रेंट भी बढ़ता है। वेजेस जब बढ़ते हैं, वेजेस इज़ ए पार्ट ऑफ द फैक्टर, प्राइसेस आर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो वेजेस अगर बढ़ेंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। बट जो राइज इन वेजेस है दैट विल बी लेस देन द राइज इन प्राइसेस। तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो प्रोस्पेरिटी यानी बूम की स्थिति में एंटरप्रेन्योर्स के और ट्रेडर्स के प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म प्रिवेल करता है, एक आशा की भावना प्रिवेल करती है, और उससे क्या होता है, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बढ़ती है, निवेश की प्रेरणा बढ़ती है। इकोनॉमी में नया निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ते हैं, नए नए बिजनेसेस जो हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं, नए नए वेंचर्स स्टार्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट फेज़ है जिसको कि हम प्रोस्पेरिटी भी कहते हैं, बूम भी कहते हैं, ये इट इज़ द बेस्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इट इज़ द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो अगर हम इसको रीकैप करते हैं बूम के फीचर्स को, तो हम क्या देखते हैं कि इनकम इज़ मैक्सिमम, प्रोडक्शन इज़ मैक्सिमम, लेवल ऑफ इनकम इज़ वेरी हाई, सफिशिएंटली हाई, एंड द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, ठीक है। The interaction of multiplier and accelerator is a cause of multiple times increase in income due to increase in investment। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो इनकम में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि मल्टीप्लायर भी वर्क करेगा और एक्सेलरेटर भी वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर एबल टू वर्क, हु आर रेडी टू वर्क at the prevailing wage rate, they are getting employment. So all the people who are interested, who are willing, who are able, they are getting employment. So there is full employment, and beyond full employment, rather what happens कि the economy experiences over full employment. When there is over full employment, it results in rise in prices and rise in wages. So there are high prices in this situation, in this phase, and what are the other features? Rent, rate of interest, rate of wages, all are high.
rate of profit is high, and expectation of rise in profits is there. Optimism is there in the economy. The traders, the entrepreneurs, they are very optimistic. Economic activities are growing, speculative activities are growing, investment is growing, prices of shares are growing, because the profitability is increasing, therefore the prices of shares are also increasing. Banks are pursuing liberal credit policy. It leads to more investment in machines, in factory buildings, etc., and it is resulting in more productivity. इसके अलावा क्या होता है यहाँ पर? Under these conditions of boom and prosperity, producers expand economic activities, okay, and the process of expansion, it continues to be cumulative and self-sustained till the economy reaches the highest level of production called boom. It is a situation of over full employment and inflation. Okay, got it? It is the first phase of trade cycles, which is known as boom or expansion or prosperity. Now we'll try to learn the second phase. Second phase is recession. What is recession, and what are the features, what happens, what are the causes that economy takes a downturn and reaches a stage which we know as recession. Recession को हम हिंदी में सुस्ती भी कहते हैं. रिसेशन की तरफ इकोनॉमी क्यों मूव करती है, इकोनॉमी डाउनटर्न क्यों लेती है? देखिए, बूम की स्थिति में क्या होता है कि द बिजनेस क्लास इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, द ट्रेडर्स क्लास इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. नए नए बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, नया इन्वेस्टमेंट होता है, नए वेंचर स्टार्ट किए जाते हैं. तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे भी हो जाते हैं जो कि आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल साबित नहीं होते हैं. तो इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट हैं, इस प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या बिजनेस वेंचर्स हैं, वो कुछ समय के बाद बंद होने लगते हैं. जब कुछ एंटरप्राइजेस बंद हो जाते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, कुछ लोगों को का एम्प्लॉयमेंट छिन जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है. जब लोगों के पास काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इनकम भी नहीं है, इनकम कम हो जाती है. इनकम नहीं है तो क्या होगा? डिमांड कम होगी. इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम होने से क्या होगा? प्राइसेस कम हो जाएंगे. डिमांड कम होने से क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है वो अनसोल्ड रहेगा. ठीक है, अगर प्रेजेंट प्रोडक्शन जो है अनसोल्ड पड़ा हुआ है, स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो फ्यूचर नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी कम हो जाएगी, वेजेस कम होने लगेंगे. तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गोइंग डाउन, इकोनॉमी इज़ गोइंग डाउन. इस फेज़ को हम रिसेशन के नाम से जानते हैं. रिसेशन के जो मेन फीचर्स हैं, लेट अस समराइज द फीचर्स ऑफ रिसेशन. कि देयर इज़ फॉल इन इनकम एंड आउटपुट. इनकम कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है. वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. जब आउटपुट कम होगा ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट कम होगा. प्राइसेस कम होने लगते हैं,
रिसेशन की स्थिति में, और प्रॉफिट्स कम होने लगते हैं, बैंक क्रेडिट कम होने लगता है, न्यू बोरोइंग्स जो हैं वो नहीं ली जाती हैं, नया इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, नई बोरोइंग्स नहीं होंगी डिस्पाइट द फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है लेकिन फिर भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मार्केट में पेसिमिज्म आने लगा है। जब इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है तो मल्टीप्लायर का रिवर्स एक्शन स्टार्ट हो जाता है। मल्टीप्लायर का रिवर्स एक्शन का क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के कम होने से इनकम में मल्टीपल टाइम्स, मल्टीप्लायर टाइम्स कमी हो जाती है। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और लोगों में फियर, डाउट, पेसिमिज्म, इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट होने लगती हैं। शेयर्स के प्राइसेस कम होने लगते हैं क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो शेयर्स के प्राइसेस कम होने लगते हैं। तो दीज आर इन ब्रीफ दी फीचर्स ऑफ रिसेशन। थर्ड फेज है डिप्रेशन। डिप्रेशन को कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, डिप्रेशन को मंदी भी कहते हैं। डिप्रेशन, रिसेशन जब बढ़ता चला जाता है तो अल्टीमेटली वो स्थिति आ जाती है जिसको कि हम डिप्रेशन या मंदी की स्थिति कहते हैं। और इसको वंस द रिसेशन स्टार्ट्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द फोर्सेस रीचिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, लेवल ऑफ आउटपुट रिसेशन में ही कम होना शुरू हो गया था, धीरे धीरे कम होते होते वो काफ़ी कम हो जाता है। आउटपुट के कम होने से एम्प्लॉयमेंट और कम हो जाती है, बेरोज़गारी की समस्या सीरियस हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है इनकम कम होना, लोगों की इनकम कम हो जाती है। इनकम कम होने से डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, डिमांड कम होने से क्या होता है? प्राइसेस कम हो जाते हैं, प्राइसेस के कम होने से क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है तो क्या होता है? मार्केट में अटर डेस्परेशन आ जाता है, निराशा की भावना, पेसिमिज्म की फीलिंग्स आ जाती है। वर्कर्स बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि दे आर नाउ अनएम्प्लॉयड। इकोनॉमी जो है वो आउट ऑफ गियर हो जाती है। डिप्रेशन में जो प्राइसेस हैं वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के भी और रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी कम होने लगते हैं, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो फार्मर्स हैं, जो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब हो जाती है। फिनिश्ड गुड्स के प्रोड्यूसर्स की स्थिति तो काफ़ी ख़राब हो ही जाती है। मल्टीप्लायर का रिवर्स एक्शन, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का रिवर्स एक्शन जो है वो होने से देयर इज़ ह्यूज फॉल इन इनकम, इनकम बहुत कम हो जाती है और शेयर प्राइसेस बहुत तेज़ी से कम हो जाते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो जाते हैं, रियून हो जाते हैं। एंटायर इकोनॉमी जो है वो इससे अफेक्ट होती है। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, वेजेस, डिमांड, सारे वेरिएबल्स की टेंडेंसी जो है वो संकुचित होने की हो जाती है। तो ये जो स्थिति है डिप्रेशन की, इसको अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम कहेंगे कि आउटपुट इज़ लो, इनकम इज़ लो, एम्प्लॉयमेंट इज़ लो, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग, wages are low, interest is low, other costs are low, prices are low, profits are low. इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, जो निवेश की प्रेरणा है वो बहुत कम हो जाती है। देखो, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वो रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर डिपेंड करती है।
रेट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है। जब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो रही है, तो नए इन्वेस्टमेंट की जो है नए निवेश की प्रेरणा ख़त्म हो जाती है, वेरी लो हो जाती है। बैंकों के पास जो है वो कैश रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, पाइल अप हो जाते हैं, क्रेडिट की डिमांड बहुत कम हो जाती है। मशीन्स पुरानी पड़ गई हैं, वॉर्न आउट मशीन्स हैं, लेकिन उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नया इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी कम हो रही है और ऑल राउंड डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रहा है। और जब डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर जो है वो रिवर्स एक्शन में है। पेसिमिज्म यानी निराशा की भावना इकोनॉमी में बढ़ती जा रही है। ये था डिप्रेशन यानी कि मंदी की स्थिति। अब ये जो मंदी की स्थिति है ये भी हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में है तो वो लगातार डिप्रेशन में ही रहेगी। इकोनॉमी के अंदर कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हैं और उनकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमीज़ में ऑटोमेटिकली इस तरह की फोर्सेस काम करती हैं कि इकोनॉमी डिप्रेशन में से अपने आप बाहर निकलना शुरू कर देती है। कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट भी करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, कुछ दूसरे कंट्रोल्स के द्वारा, कि इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में है तो उसको बाहर निकाला जाए। और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, बिल्ट इन फैक्टर्स भी होते हैं, बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स भी होते हैं, कि इकोनॉमी में जो है वो ऑटोमेटिकली अप टर्न स्टार्ट हो जाता है। तो लेट अस सी कि कैसे इकोनॉमी मंदी से बाहर निकलती है और उसमें रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। देखिए कि अभी हमने डिस्कस किया था कि डिप्रेशन के टाइम में नया इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मशीनें पुरानी पड़ गई हैं लेकिन एंटरप्रेन्योर्स उनको, मैन्युफैक्चरर्स उनको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेसिमिज्म है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो प्रोडक्शन जो है वो उन्हीं पुरानी मशीन्स की हेल्प से किया जा रहा है, डिमांड भी कम है। और धीरे धीरे क्या होता है कि चीज़ों के स्टॉक्स कम होने लगते हैं, जो स्टोर किया हुआ, स्टॉक किया हुआ है गुड्स को, वो कम होने लगता है। और जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उनकी डिमांड कभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि गुड्स की शॉर्टेज महसूस होने लगती है और ये ज़रूरी हो जाता है कि उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो कैपिटल गुड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। जो वॉर्न आउट मशीन्स हैं उनको रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि एंटरप्रेन्योर्स को नया इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। तो जब मशीनों की डिमांड, मशीनों को रिप्लेस करना है तो मशीनों की डिमांड बढ़ रही है। मशीनों की डिमांड बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मशीनों में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मशीनों को प्रोड्यूस करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो मल्टीप्लायर काम करेगा इकोनॉमी में, एक्सेलरेटर भी काम करेगा और इनकम में मल्टीपल टाइम्स वृद्धि हो जाएगी, होना शुरू हो जाएगी। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की इंटरैक्शन की वजह से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी। और जब इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट को बढ़ाया जाएगा और आउटपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रोज़गार भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। आउटपुट को बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट
को भी बढ़ाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, और जब इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर निकलना शुरू होती है, उसका अपटर्न स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम रिकवरी कहते हैं। रिकवरी की स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है, और रिकवरी जो है वो खुद को फीड करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ फेज है बिजनेस साइकिल का, जिसको कि हम रिकवरी कहते हैं, रिकवरी के जो मेन फीचर्स हैं उनको लेट अस समराइज देम। कि रिकवरी में क्या क्या होता है कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होने लगती है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जब होती है तो उससे मल्टीप्लायर की वजह से और एक्सेलरेटर की वर्किंग की वजह से इनकम में वृद्धि होने लगती है। इनकम बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जो है इकोनॉमी जो है वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ऊपर की तरफ इकोनॉमी जाना शुरू हो जाएगी। बैंक लोन्स की डिमांड, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो बैंक लोन्स की डिमांड भी बढ़ने लगी है। बैंक्स जो है वो ज़्यादा एडवांसेस लोग बैंकों से ले रहे हैं, और एक पैसिमिज्म जो डिप्रेशन की स्थिति में था वो ख़त्म होने लगता है। एक मार्केट में ऑप्टिमिज्म प्रिवेल करने लगता है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके अंदर एक जो है आशा की भावना आने लगती है। तो ये था द मीनिंग ऑफ ट्रेड साइकिल्स, types of trade cycles and phases of trade cycles. Thank you.